मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। श्याम आईएएस में आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज भारत की अर्थव्यवस्था में डिस्कस करेंगे और ये जो है टारगेट लेक्चर ईपीएफओ जो 2020 का वैकेंसी है, जो 9 मई को एग्ज़ाम आपका संभावित है, उस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पे हम सबसे पहले आपसे ये बता दें कि किन किन टॉपिकों पर हम डिस्कस करेंगे, आपसे किन किन मुद्दों को लेकर के हम आपसे चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद आज जो है एक टॉपिक आपसे हम उसमें बीच में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लें कि किन किन टॉपिक का हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग आर्थिक इंडियन इकोनॉमी सबसे पहले ये जानेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र की भी कुछ अवधारणाएं क्योंकि इसमें शामिल हैं, जैसे कि व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र के, तो व्यष्टि क्या होता है, समष्टि क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि क्या है। आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि के साथ साथ उसकी मूलभूत अवधारणाओं को समझेंगे, फिर उसकी पॉलिसियों को समझेंगे और किस तरह से किसी भी देश के लिए आर्थिक विकास क्यों महत्वपूर्ण होता है। फिर इस पर यह जानने का प्रयास करेंगे कि इससे रिलेटेड किस तरह के प्रश्न हम लोगों से पूछे जा रहे हैं, इसका भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद अर्थशास्त्र की मूल अवधारणा और उसके बाद इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है, अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। फिर हम लोग संसाधनों का उपयोग और हस्तांतरण वितरण समझेंगे। तो देखिए, अर्थव्यवस्था तीन जो है गतिविधियों से संचालित होती है। एक जो होता है उत्पादन हम लोग करते हैं, अर्थव्यवस्था में उत्पादन का कार्य होता है। दूसरा जो है अर्थव्यवस्था में वितरण का कार्य है और तीसरा जो है अर्थव्यवस्था में क्या है, उपभोग का कार्य। इन्हीं तीनों गतिविधियों से, तीनों एक्टिविटी से पूरी इकोनॉमी वर्क करती है, आपकी संचालित होती है। तो इसमें जो वितरण का पार्ट है और जो हस्तांतरण का हिस्सा है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ही भारतीय अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी समस्या है। आज वितरण का अगर हम लोग सही से कर लें तो ये बहुत सारी जो आर्थिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं का अधिकतम निदान हम लोग इसी से कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग समष्टि और व्यष्टि स्तर पर आर्थिक नीति को समझेंगे कि कैसे एक माइक्रो लेवल पे और एक मैक्रो लेवल पे कोई पॉलिसी चलती है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग क्या करें, विकेंद्रीकरण कर रहे हैं, जैसे कि आप देखिए कि शासन की जो प्रणालियों में, लोकतंत्र प्रणाली में हमारे यहाँ राज्य स्तर पे नहीं, भारत सरकार। फिर उसके बाद जो है प्रांतीय स्तर पर जो है आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट हम लोग बोलते हैं, विभिन्न राज्यों की सरकार। फिर उसके बाद जो है हम लोग का क्या होता है, ग्रामीण भारत में ग्रामीण जो है व्यवस्था, यानी पंचायती राज जो सिस्टम है वह क्या है, विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली। और इस विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली में 29 विषयों को दिया गया है और ये 29 विषयों पर पंचायतों को नीतियां बनाने के लिए, उस पर पूर्ण रूप से टैक्स लगाने के लिए निर्णय लेने का पूरा अधिकार उन पर है। अर्थात ये विकेंद्रीकरण का सिस्टम है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे कुछ योजनाएं समष्टि स्तर पर, जैसे मान लीजिए मनरेगा है, ये समष्टि स्तर पर है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है, ये समष्टि स्तर पे है। आपका आयुष्मान भारत है, समष्टि स्तर पे है। लेकिन आप देखिए कि ग्रामीण भारत या ग्राम पंचायत की बात करें या फिर नगर पंचायत की बात करें, तो जो स्थानीय सरकारें हैं, जिन्हें हम लोग स्थानीय सरकार बोलते हैं, ये स्थानीय सरकारें भी जैसे पैसा तो इनके पास खुद का नहीं होता है, लेकिन जो नगर पंचायत है, नगर परिषद, नगर निगम, ये तो खुद टैक्स वसूलते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत है, उतना तो टैक्स उनको नहीं मिल पाता। लेकिन राज्यों से, भारत सरकार से और स्टेट गवर्नमेंट से जो उनको प्रॉफिट, जो भी पैसा मिलता है, उस पैसे को वो अपने अकॉर्डिंग, अपने गांव की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग एक व्यष्टि स्तर पे, माइक्रो लेवल पे योजनाएं बनाती। ये जो आर्थिक नीतियां हैं, ये माइक्रो और मैक्रो दोनों स्तर पे कार्य करती हैं। अब किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी है कि माइक्रो और मैक्रो, व्यष्टि और समष्टि। तो व्यष्टि एक इकाई हो सकता है, व्यष्टि एक गांव हो सकती है। एक छोटे से क्षेत्र की छोटी इकाई की बात अगर करते हैं तो वो व्यष्टि की बात होती है।
किसी एक फर्म की बात हो सकती है, किसी एक कंपनी की बात हो सकती है। जब इस तरह की आर्थिक इकोनॉमिक पॉलिसी होती है तो इसे हम लोग व्यष्टि स्तर की अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और जब हम लोग पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे किसी भी योजना, आर्थिक नीति को, पॉलिसी को लाते हैं, जैसे अभी आप देखेंगे कि कृषि का जो नया अधिनियम आया है, यह एक समष्टि स्तर पे अधिनियम लागू हो रहा है, लेकिन इसमें भी छूट है कि राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं कि वो अपने यहाँ किस तरीके से इस अधिनियम को इम्प्लीमेंट करती हैं कि नहीं करती हैं, क्योंकि हमारा यूनियन सिस्टम है, संघीय राज्य है हम। फिर उसके बाद जो हम लोग समझेंगे सूक्ष्म स्थूल संतुलन जानेंगे, और आर्थिक नीतियों का वितरणात्मक जो पहलू है उसका प्रभाव। फिर उसके बाद समावेश क्या होता है, इंक्लूजन क्या होता है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। फिर इसकी परिभाषा को समझेंगे। जैसे आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, समावेशी विकास की बात करते हैं, तो उस सबको समझने का प्रयास करेंगे। फिर इसकी प्रासंगिकता क्या है आज के दौर में, फिर इसका प्रकार, वित्तीय और समावेशन को समझेंगे। फिर सबसे बड़ी बात है राजकोषीय नीति, जो फिजिकल पॉलिसी है। इस फिजिकल पॉलिसी को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। किसी भी देश के फिजिकल पॉलिसी बहुत ही मायने। देखिए गैस, इस सिलेबस में मॉनेटरी पॉलिसी को नहीं रखा गया है, अर्थात जो मौद्रिक जनित अर्थव्यवस्था जो हम लोग इकोनॉमी में एक्चुअल में पढ़ते हैं वो पूर्ण रूप से नहीं है। यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है, यानी आरबीआई से रिलेटेड यहाँ पर सवाल नहीं आने वाले हैं। लेकिन जो भारत सरकार से रिलेटेड, राज्य सरकार से रिलेटेड जो आर्थिक नीतियां हैं, उन्हीं को जो है आपको फॉलो करना है, क्योंकि आप जिस सेवा में जा रहे हैं यह सेवा भारत सरकार की है। और इस भविष्य निधि की सेवा में भारत सरकार की ईपीएफ जो पीएफ अकाउंट होता है भारत सरकार द्वारा संचालित होता है। अब भारत सरकार की सेवा में जाए तो भारत सरकार की जो नीतियां हैं उनको आप समझेंगे। आपसे आरबीआई से बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है। हाँ, इसलिए शायद सिलेबस देखिए, जैसी सेवा होती है वैसा सिलेबस भी डिसाइड किया जाता है, उसी प्रकार से एग्जाम भी होता है, हम लोग जानते हैं। फिर हम लोग इसमें इसकी परिभाषा, इसके घटक देखेंगे, और फिर इसी में आएगा बजट, क्योंकि आर्थिक नीतियों का जो राजकोषीय नीति है उसका बहुत बड़ा सा बजट है। फिर टैक्सेशन है, क्योंकि उस बजट हमारे सरकारी पॉलिटिकल पॉलिसी में जो आय का स्रोत है उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो आय के स्रोत में जो है जैसे टैक्सेशन भी है, फिर गैर वित्तीय गतिविधियां भी हैं, जैसे पूंजीगत गतिविधियां, रेवेन्यू का, तो उसमें जो खाते विभिन्न तरह के, मूल रूप से राजस्व खाता और पूंजी खाता, इनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फिर बजट को में आय और व्यय का विवरण देखेंगे कि किन किन स्रोतों से बजट। तो अब आप जानते हैं कि 1 फरवरी को बजट आएगा, फिर उसी दिन हम लोग जो जस्ट उसके बाद बजट को भी समझ लेंगे, क्योंकि यही बजट हम लोगों से पूछा जाएगा, क्योंकि मई में एग्जाम है। फिर इसके बाद जो है इसके अंतर्गत हम आपको जो लेबर लॉ है, ओके, तो उसको भी इसी लेक्चर में, इसी इकोनॉमी के पार्ट में हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। जो विभिन्न अधिनियम है उनको भी हम आपको बताएंगे। तो जो लेबर लॉ में क्या क्या है, उस किन टॉपिक पे हम आपसे डिस्कस करेंगे, उसको भी समझने का कोशिश करिए। हम पहले जो आपसे ट्रेड यूनियन अधिनियम उस पर आपसे बात करेंगे, फिर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इस पे आपसे डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद जो है हड़ताल एवं तालाबंदी इस पे डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद औद्योगिक विवाद अधिनियम इस पे डिस्कस करेंगे, और फिर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है इस पे डिस्कस करेंगे आपसे। फिर इसके बाद सेवानिवृत्ति लाभ उत्प्रवासन अधिनियम है, फिर असंगठित श्रम और महिला के लिए कानून श्रमिक, ओके। फिर उसके बाद औद्योगिक श्रम संगठन है, भारत में श्रम मंत्रालय, औद्योगिक संबंध, ऐसे रिलेटेड जो संहिताएं हैं, विधेयक हैं, श्रम सुधार और मॉडल, इस सब पे हम डिस्कस करेंगे इसी इकोनॉमी के हिस्से में। इसको दोनों को हम एक साथ आपसे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम लोग इकोनॉमी पे डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो है लेबर लॉ पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे, और बाकी इसके लिए करेंट अफेयर्स जो यूपीएससी प्री के लिए करेंट अफेयर्स होगा, सिर्फ करेंट अफेयर्स आपको भी इस पे फॉलो करना होगा। ये गाइस हम आपसे चर्चा ये किए हैं अभी कि हम लोगों को पढ़ना क्या है, ये हम लोग समझ गए हैं कि पढ़ना क्या है वास्तव में। फिर इसके बाद आज कुछ आपसे चर्चा करेंगे, फिर जो सामान्य जो बेसिक चीज़ें हैं उन बेसिक चीज़ों को डिस्कस करने के बाद फिर हम कल से आपसे टॉपिक पे डिस्कस करना शुरू कर देंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं।
अब देखिए, अर्थव्यवस्था एक ऐसा पहलू है जो हमारे व्यवहारिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में गुजरने वाला है। अर्थात हम लोग अर्थव्यवस्था में ही जीते हैं, अर्थव्यवस्था में ही उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं। यानी हमारा जो जीवन है इकोनॉमी से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। इकोनॉमी इन सेंस में अगर बात करूँ तो आपकी जो पॉकेट है ना, जो पॉकेट से आप सारी गतिविधियां जो संचालित करते हैं, आर्थिक रूप से उपभोग जो भी करते हैं, क्योंकि जीवन में हमारे इन तीनों पहलू जुड़े हुए हैं। तो देखिए, अर्थव्यवस्था को समझने के लिए मैं तीन पक्ष को सबसे पहले आपसे डिस्कस करता हूँ। पहला पक्ष क्या है? पहला पक्ष में डिस्कस करूँगा। पहली चीज उत्पादन क्या होता है, क्योंकि इन्हीं गतिविधियों से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उपभोग, और फिर हम लोग जानेंगे वितरण। क्या समझेंगे? सेवा का सिर्फ हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग देख नहीं सकते। तो ये उत्पादन मूलतः दो प्रकार का होता है। एक होता है वस्तु का, दूसरा होता है सेवा का। उपभोग भी इन्हीं का होगा और वितरण भी इन्हीं का होगा। तो इकोनॉमी में ये दो पक्ष बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं और इन दोनों पक्षों को हमारे आपके लिए समझ लेना बेहद जरूरी है गाइस। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, उत्पादन किसे कहते हैं? उत्पादन का मतलब है किसी वस्तु या सेवा का सृजन करना, किसी वस्तु या सेवा का सृजन करना, ये क्या कहलाता है? उत्पादन, या फिर इसी को हम बोलते हैं निर्माण, है ना। किसी भी वस्तु का निर्माण कर ले, सृजन कर ले, सेवा का निर्माण कर ले, सृजन कर ले, तो वो अपने आप में क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? इस उत्पादन। अब ये उत्पादन, इन सब के लिए विभिन्न तरह के संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। ये कौन कौन से संसाधन हैं जिनकी हमारे आपके लिए आवश्यकता पड़ेगी? तो एक तो देखिए, कुछ है आउटपुट गतिविधि होगी और कुछ इनपुट और आउटपुट। तो जैसे तो ये उत्पादन की गतिविधि में भी यही होता है, एक तरफ इनपुट हम लोग करते हैं, दूसरी तरफ आउटपुट निकलता है। जो आउटपुट है वही हमारा क्या है? सृजन है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं सृजन बोलते हैं, चाहे वो वस्तु का हो सकता है, चाहे वो सेवा का हो सकता है। अब किसी भी वस्तु के इनपुट के रूप में क्या क्या जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले हमको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आगत और इसको हम लोग बोलते हैं निर्गत। कच्चा माल, मान लीजिए कि हमको कौन सा उत्पादन चाहिए? कपड़ा, एक उदाहरण ले लेते हैं। वस्त्र का उत्पादन करना है तो इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, है ना। फिर इसके लिए क्या क्या चाहिए? उत्पादन के संसाधन चाहिए। तो ये रॉ मटेरियल इनपुट के रूप में होगा, लेकिन इसके बीच में जो विभिन्न संसाधन होंगे, ये रॉ मटेरियल आएगा, लेकिन ये किन किन दिन से गुजरेगा और विभिन्न संसाधनों से गुजरेगा। देखिए, उत्पादन की इकाई लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भूमि की जरूरत पड़ेगी, इसमें श्रम लगेगा, इसमें मशीन लगेगी अर्थात पूंजी लगेगी, है ना। तो भूमि, श्रम, पूंजी और इसको चलाने के लिए एक उद्यमी होना चाहिए ना, साहसी होना चाहिए ना, और इसके लिए एक संगठन होना जरूरी है, एक सिंबल होना जरूरी है। और इस संसाधन में जब ये रॉ मटेरियल यहाँ पहुंचेगा तो इन सभी संसाधन मिल करके एक साथ काम करेंगे और आउटपुट के रूप में हमको क्या प्राप्त होगा? एक वस्त्र प्राप्त होगा, कपड़ा बन के तैयार हो जाएगा। तो हमने इधर रॉ मटेरियल के रूप में मान लीजिए हमने क्या किया? कपास लाया और विभिन्न तरह के रंगों का हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना। और इन्हीं दो इनपुट लेंगे और इन इनपुट से हमारा आउटपुट निकल गया।
और क्या बन गया, वस्त्र। अब मान लीजिए सेवा के उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि हम लोग शिक्षा ही उदाहरण ले लेते हैं। शिक्षा भी एक सेवा का ही सेक्टर, शिक्षा का उत्पादन होता है वाइज ए सर्विस सेक्टर में। अब इस सेवा क्षेत्र में हमको उत्पादन करना किसका है, शिक्षा का। तो शिक्षा के लिए रॉ मटेरियल क्या लाएंगे भाई, इसके लिए कोई कच्चा माल की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए इस तरह से कच्चा माल की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या है वो कच्चा माल के तौर पर, कच्चा माल के तौर पर हम लोगों का होना चाहिए ओपन माइंड। हम लोग जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, खुले दिमाग से स्टडी करने के लिए आप तैयार रहिए, है ना। हमारी बातों पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं, किसी की बातों पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं, संदेह करना आपका अधिकार है, ईजा नहीं। संदेह अगर आप नहीं करते हैं तो आपके साथ धोखा हो सकता है, ठीक। इसलिए हमारे ऊपर भी संदेह करिए, और हमारी बातें अगर आपकी अकॉर्डिंग सत्य निकलती हैं, स्पष्ट होती कि हाँ सही है, तो आप उसको एक्सेप्ट करिए। ये सब पर लागू होता है, ओके। अब ये ओपन माइंड के साथ हम जो है क्या किए, इन संसाधनों में गए, भूमि एक विद्यालय में पहुंचे, इंडस्ट्री का नाम कोई होना चाहिए, संगठन का नाम, मान लीजिए किसी संस्थान में गए, वहाँ पर वो संस्थान किसी न किसी भूमि पर होगा, कोई न कोई टीचर पढ़ाएगा आपको, और बहुत सारी पूंजी लगी होंगी, और उद्यमी कोई न कोई उसका हेड होगा, मालिक होगा, और उससे क्या निकलेगा आउटपुट, हमारा एजुकेशन। ठीक इसी प्रकार से मेडिकल में होगा, है ना, आपका चिकित्सा के क्षेत्र में जो सेवा का परिवहन है आपका, ये सब सेवा के क्षेत्र हैं। इसको भी समझ, ये गतिविधि है उत्पादन। क्या है ये, उत्पादन। इसको देखिए, अर्थव्यवस्था को मैं अब एक अलग ढंग से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था की जब परिभाषा में आएंगे तो वहां पर एक चैप्टर से स्पेशल है। अभी ये गतिविधियों को पहले समझिए, तभी आप परिभाषा को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, परिभाषित कर पाएंगे। अब आप उस स्तर पे आ गए हैं कि आप एक टर्मिनोलॉजी लीजिए, शब्दावली लीजिए, लेकिन अपने अकॉर्डिंग चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, डिफाइन करने का प्रयास करेंगे, तभी आप चिंतन मनन कर पाएंगे। जब तक आप चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते हैं, तब तक आप यूपीएससी के प्रश्नों को सीधे हल कर पाना आपके लिए मुमकिन नहीं होता है। तो क्या मैं करूं कि आप चिंतन करने लगे, वही मैं कोशिश करता रहता हूं। अब देखिए, उपभोग, उपभोग हम लोग किन किन का किसका करते हैं, उपभोग हम लोग वस्तु का करते हैं, और उपभोग हम लोग किसका कर सकते हैं, बाकी उपभोग हम लोग वस्तु और सेवा। अब देखिए, वस्तु और सेवा का उपभोग कैसे हम लोग करते हैं। हम मान लीजिए एक वस्तु में किसको ले लें, किसी भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, मेडिसिन ही ले लेते हैं, है ना, कोविड-19 का टीका ही ले लेते हैं, हालांकि अभी आया नहीं है हम लोग के बाजार में, आने वाला है, जल्दी ही लागू होने वाला है। मान और भी कोई वस्तु ले सकते हैं, मान लीजिए हम लोग कार ही ले लेते हैं, बाइक ले लेते हैं, कोई भी घरेलू सामान भी कुछ भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए भोजन ही है, ये सब भोजन का आप तो समझते हैं कि उपभोग करना, भोजन खाना भोग करना है, लेकिन ये सभी जिन जिन वस्तुओं का अपने जीवन में आप प्रयोग करते हैं, ये सब क्या कहलाता है, उपभोग। उपभोग कैसे समझेंगे, जब हम किसी भी वस्तु और सेवा का प्रयोग करते हैं तो उसके बदले हमको मिलता क्या है, एक सेटिस्फेक्शन होती है, संतुष्टि होती है, और हमारा कार्य संपादित हुआ महसूस होता है, फीलिंग होती है कि हमारा ये कार्य हो चुका है। जैसे मान लीजिए कि हम प्रयागराज से दिल्ली जा रहे हैं और ट्रेन पकड़े, है ना, ट्रेन पकड़े और सीधे प्रयागराज एक्सप्रेस से दिल्ली पहुंच गए, तो इतना तो आपको महसूस हो ही रहे ना कि हम प्रयागराज से दिल्ली आ गए हैं। इसका मतलब है कि आपने किस फील्ड में काम उपभोग किया, सेवा का, और इस सेवा के उपभोग से आप सिर्फ महसूस कर रहे हैं, महसूस करें कि हाँ हम प्रयागराज से दिल्ली आ गए, ट्रेन के माध्यम से आ गए। यहाँ कोई वस्तु का उत्पादन नहीं दिख रहा है, तो जब वस्तु नहीं दिखा दे रही है लेकिन कार्य तो हुआ ना, तो ये कार्य किस श्रेणी में आएगा, ये उपभोग किस श्रेणी में आएगा, सेवा के श्रेणी में आएगा। तो इसका उपभोग हम लोग करते हैं। तो उत्पादन की जो गतिविधि है
सेवा का उपभोग और उत्पादन दोनों एक साथ संभव होता है, लेकिन वस्तुओं का उत्पादन पहले होता है फिर उपभोग होता है। सेवा का जो है उत्पादन और उपभोग दोनों एक साथ साथ चलता है। जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना, लेकिन मैं पढ़ाने की क्षमता नहीं है मेरे पास भाई, हाँ थोड़ा सा आपका साथ दे रहा हूँ, इतना मैं कर सकता हूँ। आप लोग इस स्तर पे आ गए हैं। अब देखिए मान लीजिए मैं थोड़ा सहयोग कर रहा हूँ आपका। अब इस स्तर पे सेवा हम इधर आपसे टीच कर रहे हैं, आप तुरंत क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो यहाँ पर उत्पादन और उपभोग एक साथ संचालित होता है सेवा चक्र में। ये दोनों गतिविधियां एक साथ जुड़ी होती है। वितरण क्या है, वितरण में दो गतिविधियां होती हैं मूल रूप से। अगर आपने नाम सुना होगा, एक व्यवसाय का आपने नाम सुना होगा, व्यापार का नाम आपने सुना होगा, और एक होता है वाणिज्य, जिसे हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग, कॉमर्स। ये गतिविधियां हमारी। अब इन गतिविधियों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में जो वस्तु है या सेवा है, इन सबको उपभोक्ता यानी उपभोग करने वाले लोग क्या हो गए, उपभोक्ता। उपभोग करने वाला वर्ग अर्थव्यवस्था में क्या कहलाएगा, उपभोक्ता। और उत्पादन करने वाला क्या कहलाएगा, उत्पादक। और वितरण करने वाला क्या कहलाएगा, वितरक। ये वितरक जो है कोई व्यापारी भी हो सकता है, व्यवसायी भी हो सकता है, और सरकार भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी इसका कार्य कर सकती है। सरकारी इकाई भी हो सकती है, निजी इकाई भी हो सकती है। तो इन तीनों गतिविधियों का, तीनों क्रियान्वयन का, व्यवसाय, व्यापार, तो व्यापार में क्या कर, एक वस्तु से जब दूसरे स्थान पे ले जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान से, यानी एक स्थान से खरीदा दूसरे स्थान ले जाके बेच दिया, तो व्यापार करना है। एक ही स्थान पे खरीद के, कहीं से दूसरे स्थान पे खरीद के एक निश्चित स्थान पे ला करके बेचना, दुकानदारी करना, व्यवसाय की श्रेणी में आता है। कॉमर्स में हम लोग खास तौर से सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा हिस्सा, जैसे बैंकिंग है, कॉमर्स के सेक्टर में आता है। मार्केटिंग है ना, जो विज्ञापन का सेक्टर है, मार्केटिंग करने का कार्य, वो वाणिज्य की श्रेणी में आता है। इन तीनों गतिविधियों का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि वस्तु और सेवा को उपभोक्ता तक पहुंचाना। अब इस उपभोक्ता तक पहुंचाने में किन किन जरूरतों की जरूरत, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो देखिए, व्यक्ति के पास उपभोग करने की क्षमता होगी, तभी इन वस्तु और सेवाओं का वो उपभोग करना कर पाएगा। तो उपभोग करने की उसके पास क्या होनी चाहिए, क्षमता। और यह क्षमता कैसे आएगी, यह क्षमता आएगी उसकी क्रय शक्ति क्षमता से। अब क्रय शक्ति क्षमता का विकास किससे होता है, उस व्यक्ति की आय से। अर्थात किसी भी उपभोक्ता की उपभोग करने की क्षमता इस पर निर्भर करती है कि उसके पास आय कितनी है, इनकम उसकी कितनी है। जितनी ज्यादा इनकम होगी, उस व्यक्ति की उपभोग करने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी, उतनी ही बाजार से वह खरीदारी कर पाएगा। अर्थात अगर उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो बाजार से खरीदारी कर पाना उसके लिए आसान नहीं होगा। अब इसका मतलब है कि अब ये समझें हम लोग कि ये आय आती कहां से है। तो आय देखिए, व्यक्ति को किसी न किसी कार्य को करने पर ही आय प्राप्त होगी, अर्थात वो रोजगार से प्राप्त होती है। आय उसे व्यवसाय से प्राप्त हो सकती है, आय उसे व्यापार से हो सकती है, वाणिज्य से हो सकती है, और किसी भी कार्य के रोजगार से उसे आय प्राप्त हो सकती है। विभिन्न इन सभी गतिविधियों से उसको आय प्राप्त होती है। अब मान लीजिए अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसा वर्ग है जिसके पास आय है ही नहीं है, इनकम उसके पास 9 के बराबर है, इनकम इतना ही है कि वह सिर्फ भोजन की व्यवस्था कर पा रहा है। तो ऐसे में क्या व्यक्ति आर्थिक रूप से, उसकी क्रय शक्ति जो क्षमता है क्या बहुत अच्छी होगी। क्रय शक्ति क्षमता अगर अच्छी नहीं है तो क्या उपभोग करने की कैपेसिटी उसकी बहुत अच्छी नहीं होगी, तो वो उपभोग अर्थव्यवस्था में नहीं पर कर पाएगा। तो जब उपभोग कमजोर होगा तो उस व्यक्ति का भी आर्थिक विकास बहुत अच्छा नहीं होगा। ये सभी गतिविधियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो वह डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। भाई डेवलपमेंट क्या है, यही तो अगले लेक्चर में समझना है।
अभी इसमें तो परिभाषा को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे, कैसे परिभाषा, तो इन पहलुओं को समझते हुए ही हम लोग परिभाषा को परिभाषित कर पाएंगे। ये जो परिभाषा निकल के आने वाली है उसको किसी किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने व्यवहारिक जीवन से समझ पाएंगे। तो गाइस, हिंदी मीडियम में मैं चैलेंज करता हूँ, शुद्ध हिंदी में अगर अर्थव्यवस्था को कोई आप इतना बेहतर ढंग से कोई अगर समझा दे तो हमको आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, अब देखिए गाइस, उपभोग करने की जो इसकी क्षमता है यह आर्थिक विकास को प्रभावित करेगी, और ये सब किस पर निर्भर करता है? आय पर, ये रोजगार पर निर्भर करता है। इसीलिए रोजगार की मांग की जाती है ना। और ये रोजगार किस पर निर्भर करेगा? यह रोजगार मानव संसाधन पर निर्भर करता है। कि मानव संसाधन का मतलब है कि श्रम कितना कुशल है, श्रम की कुशलता पर निर्भर करता है। इसलिए देखेंगे आप क्या पढ़ाया जा रहा है आपको? लेबर लॉ। ये इकोनॉमी मैं अलग ढंग से क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसके पीछे कारण है क्योंकि जो आपका सिलेबस है, जो आपकी परीक्षा है, वो एकदम अलग ढंग की है, अलग ढंग का लेक्चर होगा आपके लिए। ये लेबर की कुशलता पे, श्रम कुशलता मानव संसाधन के विकास पर निर्भर करती है, और मानव संसाधन किसी भी देश में स्थित शिक्षा, चिकित्सा जैसे संसाधनों पर निर्भर करती है कि किसी देश के शिक्षा कितनी अच्छी है, उसकी चिकित्सा कितनी अच्छी, कि व्यक्ति कितने स्वस्थ हैं, और तभी तो वो उपभोग करने की क्षमता उसके अंदर आएगी और मानव संसाधन हम लोग डेवलप कर पाएंगे। और जितना ही अच्छा हमारे यहाँ मानव संसाधन होगा उतना ही हमारा आर्थिक विकास बेहतर होगा, ये सारी गतिविधियां अच्छी होंगी। तो 3 पक्ष हम लोगों ने देखा, तो हम अब देखिए अर्थव्यवस्था को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। यही अर्थव्यवस्था का व्यवहारिक पक्ष है, जो हम जिस दौर से हम लोग प्रतिदिन गुजरते रहते हैं, यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। अब देखिए, उत्पादन, उपभोग और वितरण की प्रणाली का नाम अर्थव्यवस्था है। मैं कह दूं तो क्या कोई गलत है? सिस्टम है भाई, प्रणाली का नाम है। इसमें 3 तरह के लोग होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और वितरक। 3 वर्ग होता है, और तीनों वर्ग को देख करके किसी भी पॉलिसी का, जब क्योंकि देखिए इसमें इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत ज्यादा है, माइक्रो पॉलिसी हमने देखा सिलेबस में, मैक्रो पॉलिसी हमने देखा। तो जब तक इनको हम समझ नहीं लेते तीनों पहलुओं को, तब तक मैक्रो इकोनॉमी के पॉलिसी को कैसे क्रिएट करेंगे, ये हमारे लिए प्रश्न चिन्ह रहेगा। ये इसको हमें आपको समझना बेहद जरूरी है गाइस। फिर हम एक रूप में अर्थव्यवस्था को और डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि किसी भी वस्तु का उत्पादन तभी संभव है जब ये जो उत्पादन के संसाधन है इनका क्या हो, सामंजस्य हो। तो हम इस रूप में भी अर्थव्यवस्था को डिफाइन कर सकते हैं कि उत्पादन के संसाधनों के, संसाधन मतलब भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी और संगठन के संयोजन है ना, उत्पादन के संसाधनों के आपसी सामंजस्य की प्रणाली का नाम अर्थव्यवस्था है। इस रूप में भी इकोनॉमी को डिफाइन कर सकते हैं। तो जो इकोनॉमी है वो हमारे जीवन का बहुत ही व्यवहारिक पक्ष है। इसे किसी किताब में ढूंढने की जरूरत नहीं है। विभिन्न अर्थशास्त्रों के विचारों का संकलन अर्थशास्त्र में होगा। तो कल हम जब मिलेंगे तो सबसे पहले अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों की परिभाषाओं को डिफाइन करेंगे, और फिर उसी में आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का ये लेक्चर हमारा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।